हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। तो आई होप सभी लोग अच्छे से होंगे। तो जैसे कि आप सभी को मालूम है कि बीएड फर्स्ट ईयर की क्लासेस आपकी चल रही हैं और आज जो आपकी क्लास होने वाली है 14th क्लास होने वाली है। जो सब्जेक्ट है आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप या बाल व्यवस्था है अभिवृद्धि। इसमें हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं और विकास की अवस्था जो थी वो हम लोग पढ़ रहे थे, उसको हम लोग पढ़ रहे थे। तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं और आज का जो टॉपिक है जिसमें हम बात करेंगे नवजात शिशु के बारे में। ठीक है, तो चलिए गाइस, विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए चीज़ें को शुरू करते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। बाकी अभी तक जो अगर टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से ये फॉलो कर लीजिएगा। सारी चीज़ों का लिंक जो है गाइस डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखा है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। और अभी तक पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहें तो पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, सारी चीज़ों का लिंक और व्हाट्सएप नंबर आपका नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखा है, वहाँ से आप जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो भी चीज़ें कोर्स के रिगार्डिंग वो सारी की सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो बात करेंगे आज नवजात शिशु की विशेषताओं के बारे में कि नवजात शिशु की क्या क्या विशेषता होती है। वैसे बेसिकली जो टॉपिक्स हैं मेरे ख्याल से सभी को मालूम होगा, बट थ्योरी के बेस पे जो अगर देखे जाए, लिखने के तौर पे जो चीज़ें आती हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कतें आती हैं। ठीक है, तो चलिए कैमरा ऑफ करता हूँ और आगे शुरुआत करता हूँ। नवजात शिशु के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे थे। एक सेकंड दीजिएगा बस मेरे को। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूनेट, नवजात शिशु की विशेषताएं। ठीक है, या क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है नवजात शिशु की, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सभी को मालूम है कि गर्भस्थ शिशु यानी कि कह सकते हैं जो माँ के शरीर से जन्म लेता है उसे नवजात शिशु या नियोनेट कहते हैं। ये जो शब्द हैं इन शब्द को गाइस रट लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि लिखने में ये सारे शब्द जो अगर आप अपनी कॉपी पे लिखते हैं तो एग्जामिनर को लगता है कि हाँ कुछ ना कुछ। ठीक है, तो एग्जामिनर अच्छे मार्क्स देता है। नियोनेट एक लैटिन भाषा का शब्द है जो संभवतः ग्रीक भाषा के शब्द यानी कि नियोस से बना हुआ है। ठीक है, ये दो तीन लाइनों को ध्यान रखिएगा, जो दो तीन शब्द को इनको ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको एज इट इज ऐसे ही लिख देंगे, वहां पे ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, जिसका अर्थ है नया नवजात शिशु। शब्द नया नवजात शिशु शब्द का अर्थ है, तरीके से कह सकते हैं। ठीक है, वह नवजात शिशु जिसकी आयु अधिक से अधिक 30 दिन की हो, जन्म से आधा घंटा, ठीक है, आयु तक का बालक पार्टूनेट कहलाता है। क्या कहलाता है? पार्टूनेट कहलाता है। ठीक है, पार्टूनेट पीरियड वह जिसमें बच्चे के अम्ब्रिकल कॉर्ड को काटकर बच्चे को माँ से अलग किया जाता है। ठीक है, जो अम्ब्रिकल कॉर्ड होता है यानी कि जिससे खाना पीना सब कुछ बच्चा कहाँ माँ से ले रहा था, अब एम्ब्रिकल कॉर्ड को जो कट कर देते तो बच्चे को खुद से खाना पीना पड़ता है। ठीक है, शुरुआत में माँ का दूध ही इम्पोर्टेंट होता है। एक स्वतंत्र और माँ से भिन्न जीव बन जाता है, यानी कि वो एक माँ से मतलब स्वतंत्र और माँ से भिन्न जीव बन जाता है। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने नियोनेट के स्थान पर न्यू बॉर्न इन्फेंट शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, कुछ राइटर्स हैं जिन्होंने या जो कुछ वैज्ञानिक हैं जिन्होंने किया है। इसकी आयु जन्म से लेकर 10 दिन तक मानते हैं। ठीक है, यानी कि जिस दिन बच्चे ने जन्म लिया उस दिन से लेकर 10 दिन तक की आयु उसको मानी जाती है। नवजात शिशु की कुल प्रमुख विशेषताएं अग्र प्रकार यानी किस किस प्रकार की हैं उनको हम नीचे देखने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल शारीरिक विकास, कि शरीर में किस तरीके का विकास होता है। ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट, कैसा फिजिकल डेवलपमेंट होता है। तो शारीरिक विकास के संबंध में निम्नलिखित विशेषताएं। पहले साइज में चेंजेस आना शुरू होता है। बच्चे में ध्यान रखिएगा, जितनी ग्रोथ पैदा होने के बाद की बात करी जा रही है, तो आकार में कह सकते हैं कि 1 साल से लेकर 2 साल के बीच में सबसे ज्यादा शारीरिक ग्रोथ ग्रोथ होती है। देखा होगा बच्चा कितनी जल्दी से बड़ा हो जाता है, और इसमें शुरुआती के जन्म से लेकर 10 दिन तक काफी सारे चेंजेस आते हैं बच्चे में, वही बात करी गई है। जन्म के समय नवजात शिशु का औसत भार 7.5 पाउंड यानी 7.5 पाउंड तथा औसत लंबाई 19.5 इंच होती है, यानी कि 19.5 इंच होती है। भार के औसत का विस्तार 3 से 16 पाउंड तथा लंबाई के औसत का विस्तार
15 से 21 इंच तक होती है। अक्सर जन्म के समय लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक लंबे होते हैं। जो लड़के होते हैं, ठीक है, बॉयज होते हैं, वो लड़कियों की अपेक्षा अधिक लंबे होते हैं, शरीर थोड़ा सा बड़ा होता है, ये कहने का मतलब है। नवजात शिशु के आकार को अनेक कारक प्रभावित करते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख कारक निम्न है। कौन कौन से? पहला कारक कौन सा? माँ का आहार, ठीक है। माँ जितना बढ़िया डाइट खाएगी उतना बढ़िया बच्चे की हेल्थ होने वाली है, ये तो आप सभी को मालूम हो। इसीलिए कहा जाता है कि माँ को अच्छा खाना खाना चाहिए जब बच्चा गर्भ में होता है। माँ के आहार में प्रोटीन की मात्रा शिशु के आकार को सर्वाधिक प्रभावित करती है। स्मिथ मनोवैज्ञानिक है, स्मिथ और वाइन्स 1947 और 1947 में इनके अनुसार क्या कहा गया? माँ के आहार में पोषक तत्व जितना ही कम मात्रा में होंगे, नवजात शिशु का आकार उतना ही छोटा हो जाएगा। यानी कि प्रोटीन, फाइबर, फैट, ये चीजें जो अगर नहीं होंगी तो बच्चे का आकार ऑटोमेटिक छोटा हो जाएगा। लास्ट वीडियो में हमने काफी सारी चीजों को डिस्कस किया है। इससे ये जो क्लास देख रहे हैं तो चीजें समझने में थोड़ा सी दिक्कतें हो सकती हैं, इसलिए तीसरे वाली क्लास जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। एक अन्य अध्ययन, एक दूसरा अध्ययन किया गया, ठीक है, बर्की ने 1949 में यह देखा है कि गर्भस्थ या गर्भावस्था के अंतिम माह में माँ द्वारा लिया गया आहार नवजात शिशु के आकार को सर्वाधिक प्रभावित करता है। यानी जो आखिरी माह होता है, यानी कि जब बच्चा पैदा होने वाला होता है उसको कुछ टाइम पहले जब वो माँ अच्छे से भोजन लेती है तो बच्चा स्वस्थ पैदा होता है, ठीक है। कुछ टाइम बच्चे को ज़्यादा जरूरत होती है, बच्चा पूरा क्रिएट हो चुका होता है, बच्चा पूरा माँ के ऊपर ही निर्भर करता है। आर्थिक स्तर कैसा होता है? इकोनॉमिक स्टेटस। माता पिता के आर्थिक स्तर का संबंध माँ के आहार की मात्रा और क्वालिटी से है, ठीक है। गिब्स मनोवैज्ञानिक है, 1951 में उन्होंने कहा अपने अध्ययनों में देखा कि जिन लोगों का आर्थिक स्तर निम्न होता है, थोड़ा सा इकोनॉमिकल कम होते हैं, गरीब परिवार से होते हैं, उनके बच्चे आकार में छोटे, कम भार वाले उत्पन्न होते हैं। जाहिर सी बात है, माँ को उतना आहार मिल नहीं पाया तो बच्चा ऑटोमेटिक थोड़ा छोटा और उस तरीके का होगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट में बात कर सकते हैं जन्म क्रम, बर्थ ऑर्डर। दिख रही है? एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूँ, ठीक है, सारी चीजें बिल्कुल ओके है। जन्म क्रम यानी कि बर्थ ऑर्डर एक अध्ययन यानी कि HB जो मनोवैज्ञानिक है HB मैरिथिन तो 50 में देखा गया कि स्त्री का पहला बच्चा बाद के बच्चों की अपेक्षा 1% छोटा तथा 9% हल्का होगा। यानी मतलब यहाँ पे समझ रहे हो कि HB मनोवैज्ञानिक है, यानी कि HB जो राइटर थे, साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या कहा? स्त्री का जो पहला बच्चा होता है, ठीक है, बाद के बच्चों की अपेक्षा जो बाद में होता है 1% छोटा और 9% हल्का होता है, ठीक है। क्योंकि ये पहली बार होता है, पूरी बॉडी में सारे चेंजेस पहली बार होते हैं उनके, इस वजह से चीज़ों में होता है। फिर दूसरा बच्चा होता है तो माँ को भी सारी चीज़ें बदल जाती हैं, किस तरीके की कैसी कैसी चीज़ें होती हैं, तो उस वजह से माँ भी चीज़ों को दिक्कतें ना पैदा हों, इस वजह से माँ भी सारी चीज़ों का ध्यान रखती है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं गर्भस्थ शिशु की क्रियाएं और फीटल एक्टिविटी। जब माँ के गर्भ में बच्चा होता है उस टाइम पे शिशु होता है तो उस शिशु को क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं, किस तरीके उसकी बात करिए। अध्ययनों में देखा गया है कि गर्भस्थ शिशु गर्भकालीन अवस्था में अधिक क्रियाशील होते हैं। वे जन्म के समय दुबले पतले और कम भार के होते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट यहाँ पे कुछ गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अन्य कारक यानी कि अन्य अदर फैक्टर कौन कौन सकते हैं? जिन बच्चों को जन्म के समय 6 घंटे या इसके बाद फीड किया जाता है वे अपना भार कम यानी कि कम लूज कर। कुछ अध्ययनों में देखा गया है, ब्राउन 1939 और सेल्वर एंड ब्रेडशे 1953 और 54 में देखा गया है कि जो बच्चे वसंत और गर्मियों में पैदा होते हैं उनका अपना भार जल्दी बढ़ जाता है, ठीक है। परंतु यह ठंडे देशों के लिए सही है, तो ठंड प्रदेश है वहाँ पे सही है। नेक्स्ट बात करते हैं इसी में ही, अपने देश में जो बच्चा जाड़े के प्रारंभ में पैदा होता है उनका अपना भार शीघ्र बढ़ता है। यह देखा गया है कि नया बच्चा जन्म के 7 दिन तक भार में घटता है और 7 दिन के बाद उनका अपना भार बढ़ने लगता है। जन्म के 7 दिन के बाद शिशु का भार कितनी शीघ्र बढ़ेगा यह कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे नवजात शिशु का जन्म क्रम, यौन जन्म के समय, आकार तथा जन्म का प्रकार। कहने का मतलब यह है कि बच्चा पैदा होने के बाद यानी कि इस पृथ्वी पे आने के बाद माँ के गर्भ से 7 दिन तक उसका वजन, हाइट कह सकते हैं, हाइट तो नहीं कह सकते लेकिन वजन कह सकते हैं, और उसका आकार कह सकते हैं, ये घटना शुरू
होता है। 7 दिन के बाद में बच्चे का बढ़ना शुरू होता है, क्योंकि बच्चा खुद से आहार लेना शुरू कर देता है, दूध वगैरह। तो वहाँ पे यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि बच्चा क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, माँ क्या खा रही है, माँ क्या पी रही है, क्योंकि शुरुआत में बच्चा सिर्फ माँ पे डिपेंड करता है और माँ के बोल सकते हैं दूध पे ही डिपेंड करता है। तो जितना बढ़िया आहार माँ लेगी, उतनी जितने बढ़िया माँ के दूध में जो तत्व होंगे वही तत्व बच्चे को जाएंगे, तो उससे फर्क पड़ता है, वही बात करी गई है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करी गई शारीरिक अनुपात, फिजिकल प्रोपोर्शन, यानी कि शारीरिक अनुपात किस तरीके का होता है। तो हरलॉक मनोवैज्ञानिक है, 1990 का विचार। इन्होंने क्या कहा है, 1990 में कहा था, नवजात शिशु वयस्क व्यक्ति नहीं है। बिल्कुल बात सही है, बड़ा बच्चा नहीं है। अ न्यू बॉर्न इन्फेंट इज नॉट अ एडल्ट। ठीक है, नवजात शिशु के शारीरिक अनुपात वयस्क व्यक्तियों की अपेक्षा भिन्न होते हैं। सही बात है, एक अडल्ट आदमी मेरे तुम्हारे जैसा तो बच्चा नहीं होने वाला ना, वही बात करी गई है। उसका सिर उसके संपूर्ण शरीर का 1/4 होता है। जब बच्चा पैदा होता है, इस रेशो को ध्यान रखिएगा, 1/4 होता है। उसका सर जो होता है, उसका संपूर्ण शरीर का 1/4 भाग उसका सर होता है, बाकी 3/4 इसका पूरा हिस्सा होता है। जबकि वयस्क व्यक्तियों में सिर और शरीर का अनुपात एक साथ हो जाता है। ठीक है, खोपड़ी यानी कि क्रेनियम और चेहरे का अनुपात 8:1 होता है। नवजात शिशु के कंधे पतले होते हैं। ठीक है, गर्दन सरकरी, पेट कुछ लंबा, नाक चपटी और जबड़े अविकसित होते हैं, यानी कि उस टाइम पे जबड़े होते नहीं है। ठीक है, उसकी भुजाएं धड़, पैर और सिर की तुलना में छोटे होते हैं। ठीक है, कि उस टाइम पे वो काम नहीं कर सकता, उसकी भुजाएं काम नहीं करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आएगा नवजात शिशु के विशिष्ट गुण, कौन कौन से गुण हैं, यानी कि इनफेंटाइल फीचर्स। तो नवजात शिशु के कुछ प्रमुख विशिष्ट गुण निम्न प्रकार से, कौन कौन से। आंखें। अब आंखों की जो अगर बात करते हैं, जन्म के समय आंखें हल्के भूरे रंग की होती हैं तथा जन्म के कुछ ही दिनों बाद आंखों का रंग बदलकर कोई स्थायी रंग बन जाता है। अधिकांश बच्चों की आंखें काली होती हैं, ज्यादातर देखा गया होगा बच्चों की आंखें जो होती हैं काली होती हैं। आंखें आकार की दृष्टि से परिपक्व लगती हैं, परंतु इनकी गतियों पर कोई विशिष्ट नियंत्रण नहीं होता। आंखें बच्चे की कभी भी किधर भी भाग जाती है छोटे पे। ठीक है, दोनों आंखों में कोई समन्वय नहीं होता। ऐसा लगता है कि नवजात शिशु एक आंख से एक और दूसरी आंख से दूसरी ओर देख रहा। ठीक है, छोटे बच्चों में देखा होगा, बच्चा इधर देखता है तो ऐसे देखता, उधर देख रहा, तो वही चीज बात करी गई है। अब बात कर रहे हैं गर्दन की, नेक। नवजात शिशु की गर्दन बहुत छोटी होती है, क्योंकि संपूर्ण शरीर की अपेक्षा सिर बड़ा होता है, अतः छोटी गर्दन दिखाई नहीं देती है। ऐसा लगता है कि बालक का सिर धड़ से जुड़ा हुआ है। यार बालों की बात करते हैं, नवजात शिशु के बाल रेशम की तरह मुलायम होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं बाल। ठीक है, पीठ और कंधों पर भी रेशमी तरह मुलायम बाल होते हैं। पूरे शरीर पे बाल होते हैं। जब बच्चा पैदा होता है, इसको रुआ बोल देते हैं नॉर्मल शब्दों में, जो जन्म से कुछ ही सप्ताह बाद झड़ जाते हैं। ठीक है, कुछ बच्चों को नहीं झड़ते हैं, तो वो देखा हुआ ना गाँव में या घरों में मालिश वगैरह की जाती है। ठीक है, देन मांसपेशियां यानी कि मसल्स। नवजात शिशु की मांसपेशियां छोटे मुलायम होती हैं, तो सही है। शिशु का इन पर अधिक नियंत्रण नहीं होता है, नाम मात्र होता है, ना के बराबर दे सकते हैं। पैर और गर्दन मांसपेशी या शरीर के अन्य मांसपेशियों की अपेक्षा कम विकसित होती है। ठीक है, हड्डियों की बात करते हैं, बोन्स की। तो शिशु की बहुत लचीली, कोमल और कार्टिलेज की बनी हड्डियां होती हैं। ठीक है, किसकी बनी होती है, कार्टिलेज की बनी हड्डियां होती हैं। तो ये कुछ शब्द ध्यान रखिए। त्वचा, शरीर की स्किन की बात करते हैं। जन्म के समय बालक की त्वचा हल्के गुलाबी रंग की होती है, लगभग जन्म के 15 दिन बाद त्वचा का रंग स्थायी होने लगता है। ठीक है, इसी वजह से कहा जाता है मालिश वगैरह की जाती है। दांत की बात करो तो नहीं है, जन्म के समय शिशुओं के दांत नहीं पाए जाते हैं। जन्म के समय दांतों में होने वाले कारण यानी कि जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं। ठीक, देन नेक्स्ट आ पाएगा शरीर शास्त्रीय क्रियाएं, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस। बालक की अपेक्षा नवजात शिशु की शारीरिक शास्त्रीय क्रियाएं भिन्न भिन्न होती है। हर बच्चे की लाइफ जो होते हैं, हर बच्चे की क्रिया जो होती है वो अलग तरीके से होती है। पहले श्वसन क्रिया की बात करते हैं, रेस्पिरेशन। नवजात शिशु जन्म होते ही रोना प्रारंभ कर देता है। रोना सबसे पहले नवजात शिशु रोना प्रारंभ करते हैं, और रोना उस टाइम पे बहुत ही खुश। ठीक है, खुशी मानने का रीजन ये होता है, बच्चा जब रोता है, जब बच्चा रोता है तो उसकी हार्ट बीट चलना शुरू होती है, यानी कि पूरी बॉडी काम करना शुरू कर देती है। ठीक है, और रोने से उसके फेफड़े फूल जाते हैं। ठीक है, तथा श्वास क्रिया आरंभ हो जाती है। स्पष्ट है कि शिशु की जन्म होते ही शिशु का रोना उनके जीवन के लिए अति आवश्यक है, बहुत ज्यादा जरूरी होता है जन्म के समय बच्चे का रोना। जन्म के समय प्रारंभ में श्वासन
गति 40 से 50 ब्रीथिंग सदन सद सदन सदतु प्रति मिनट, यानी कि ब्रीथिंग यानी कि प्रति मिनट होनी चाहिए इतनी, ठीक है। परंतु एक सप्ताह के अंत तक, एक सप्ताह के अंत यानी 7 दिन के बाद में यह गति 35 गति प्रति मिनट रह जाती है। प्रौढ़ व्यक्तियों में श्वसन की गति 18 गति प्रति मिनट होती है, जबकि शिशु जगता है तब श्वसन की गति 32 से 3 गति प्रति मिनट होती है, ठीक है। जब वह रोता है उस समय श्वसन की गति 133.3 गतियां हो जाती है। एक सेकंड, ये 323 है, पूरा कंप्लीट है, 323 प्रति मिनट, और ये हो जाता है 133.3 गति प्रति मिनट पहुंचती है। हृदय की बात करते हैं, यानी कि हार्ट की बात करी जाती है। हार्ट बीट्स किस तरीके से, तो वयस्क व्यक्तियों की अपेक्षा नवजात शिशु की हृदय की धड़कनें अधिक होती हैं। सही बात है, क्योंकि नवजात शिशु का हृदय आकार में छोटा होता है। नेक्स्ट, लाभ क्रम, टेम्परेचर कैसा होता है, ये तापक्रम लिखा हुआ है, इसको तापमान ले सकते हैं, ठीक है। तो तापमान यानी कि टेम्परेचर, नवजात शिशुओं में चाहे वह अधिक स्वस्थ क्यों ना हो, उनके शारीरिक तापमान वयस्क व्यक्तियों की अपेक्षा कुछ अधिक ही नहीं होता, बल्कि यह परिवर्तनशील, वाइब्रेशन भी अधिक होता है, यानी कि कांपते भी हैं बच्चे। नवजात शिशु का तापमान 98.2 यानी 98.2 या 98.2 से 99 फ़ारेनहाइट तक होता है, ठीक है। नाड़ी की गति कैसी होती है, पल्सेस रेट कैसा होता है, जन्म के समय शिशु को नाड़ी की गति 130 से 155 बीट्स प्रति मिनट होती है, परंतु कुछ ही दिनों बाद यह केवल 177 रह जाती है। वयस्क व्यक्तियों में नाड़ी की गति 70 बीट्स होती है, ठीक है, और 70 बीट प्रति मिनट होती है। सोते समय शिशु की नाड़ी की गति 123.5 बीट्स प्रति मिनट तथा रोते समय 218.5 बीट प्रति मिनट का। देखा ना, बच्चे जब सिसकना शुरू करते हैं तो वो इसी वजह से होता है, काफी ज्यादा बीट, हार्ट बीट उनकी बढ़ जाती है, यानी कि पल्सेस जो है बढ़ जाती है। फिफ्थ की बात करते हैं, फिफ्थ में आएगा चूसने संबंधी सहज क्रिया, रिफ्लेक्सिंग शकिंग मूवमेंट। जब जैसे बच्चा दूध पीता है तो उसकी ये चीज काटती रहती है बच्चों की। जब नवजात शिशु के होंठ हुए होते हैं, जब नवजात शिशु के होंठ, कुछ मिसप्रिंट हो गया, जब नवजात शिशु के होंठ होते हैं, कह सकते हैं, ठीक है, अथवा जब वह भूखा होता है उस समय उसमें चूसने संबंधी सहज क्रियात्मक गतियां होती हैं। जब बच्चा भूखा होता है, उसको लगता है कुछ चाहिए, तो बच्चे अपना ओंठ जो है वो हिलाना शुरू, बिल्कुल छोटे होते हैं, नन्हे से होते हैं। एक अध्ययन में 20 पॉक 1964 में यह देखा गया है कि शिशु स्तनपान करते समय यानी दूध पीते समय उनकी मूवमेंट अन्य बच्चों की अपेक्षा अधिक मात्रा में, जब दूध पीते तो बहुत तेज होती है सकी मूवमेंट, ठीक है, या स्तनपान। नेक्स्ट बात करते हैं, शिक्षा क्या, भूख के आकुंचन, हंग्री, बच्चा हंग्री रन्स। जन्म के समय बालक में भूख आकुंचल नहीं होती, यह आकुंचल 2 या 3 सप्ताह की आयु के बाद विकसित होती है। भूख जो लगना शुरू होती है बच्चे में 2 या 3 सप्ताह के बाद कर सकते हैं, नॉर्मली 20 से 21 दिन के बाद में शुरू होती है। एक अध्ययन में यानी कि प्रेटो मनोवैज्ञानिक ने 1954 में किया, नवजात शिशुओं का पेट 4 से 5 घंटे में खाली हो जाता है, उनकी छोटी आंतें 7 से 8 घंटे में खाली हो जाती है तथा बड़ी आंत 2 से 14 घंटे में खाली। मलमूत्र त्याग अक्सर फीडिंग 1/2 घंटे बाद करता है, यानी कि घंटे 2 घंटे में बच्चा 2 घंटे बाद करता रहता है, या आधे घंटे में करता रहता है। 24 घंटे में शिशु लगभग 5 बार मलमूत्र का त्याग करता है। यह देखा गया है कि शिशु जिस समय मलमूत्र का त्याग करता है उस समय वह चुप रहता है, बिल्कुल साइलेंट रहता है, ठीक है। तो ये तो मालूम ही होगा जिसके पास बच्चे होंगे और जिसने देखे होंगे, ठीक है। तो अल्वर्सन 1954 में ऐसा इन्होंने कहा। नींद स्लीप, भाई बच्चों की नींद तो बड़ी बढ़िया होती है, खतरनाक होती है, 8 से 10 घंटे ये चाहिए, 6-7 घंटे तो ऐसे होते हैं बड़े एज के। नींद की बात करते हैं तो नवजात शिशु 15 से 20 घंटे
प्रतिदिन सोता है, यानी कि 24 घंटे में से आप लोग सोच सकते हैं कि 15 से 20 घंटे बच्चा सोता है, बाकी के घंटे में क्या करता है, उसका सारा का सारा काम, खाना पीना सब कुछ, ठीक है। परंतु वह इतने घंटे लगातार नहीं सोता, कुछ टाइम हो जाता है 3 घंटे 4 घंटे सोया, फिर उठ गया, फिर 5-4 घंटे या 2 घंटे 3 घंटे सोया, फिर उठ गया, 1 घंटे या 2 घंटे में 3 घंटे में इस तरीके से होता है। लगातार नहीं सोता, वह लगभग 2 घंटे की नींद लेता है, कम से कम 2 घंटा सोता है, फिर उठेगा, फिर 2 घंटा सोएगा, फिर चिल्लाएगा, फिर 2 घंटा। जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती रहती है उसकी नींद भी बढ़ती रहती है, 2 घंटे 3 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, ऐसे उसकी नींद का अंतराल बढ़ता जाता है तथा उसकी नींद भी 2 घंटे की बजाय अधिक समय की होती है। भूख होने पर, पीड़ा होने पर या आंतरिक कष्ट होने पर उसकी नींद खुल जाती है, जैसे बहुत देर से लेटा हुआ है। ठीक है, आगे बात करते हैं। उपरोक्त क्रियाओं के आंतरिक नवजात शिशु कुछ अन्य प्रकार की क्रिया भी करता है जो निम्न प्रकार की होती हैं। ये क्रियाएं अनायास होती हैं या अधिकांश व्यर्थपूर्ण प्रकृति की होती हैं। इन क्रियाओं का मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन सी? एक होती है सामान्य क्रिया जो हर एक बच्चा करता है, और एक असामान्य क्रिया। तो सामान्य क्रिया में क्या आएगा, यानी कि मैस एक्टिविटी। ये शिशु की वे क्रियाएं हैं जिनमें उसका संपूर्ण शरीर संबंध से संबंधित रहता है। जिस यदि बालक के शरीर को कहीं से स्पर्श किया जाए तो बालक संपूर्ण शरीर के द्वारा अनुक्रिया करता है। यह भी देखा गया है कि बालक के दाहिने हाथ को यदि स्पर्श किया जाए तो बालक अपने बाएं हाथ से भी समान क्रिया करता है, यानी कि एक हाथ को आप उठाएंगे पकड़ेंगे तो कहेगा मेरा दूसरा हाथ ही पकड़ो, ठीक है। तो ये हर बच्चे के में रहता है, एक पैर को उठाओगे उसका तो दूसरा पैर अपने आप उठा। प्रातः काल शिशुओं की ये सामान्य अनुक्रिया अधिक मात्रा में होती है तथा में कम होती है। अब 11 मनोवैज्ञानिक ये क्या कह रहे हैं, बालक में अधिकतर गतियां उसके चेहरे और हाथ पैर में होती हैं। चेहरे पे देखिए, हंसेगा, रोएगा, मुंह बनाएगा, जीभ निकालेगा, इस तरीके की हरकतें करता है। शरीर के अन्य सभी अंगों में कम। बाकी हाथ पैर को हिलाता रहेगा, पैर को हिलाता रहेगा बच्चा। और गर्भकालीन अवस्था में जिन शिशुओं में क्रियाशीलता अधिक होती है, जन्म के बाद इन शिशुओं मेरे में क्रियाशीलता अधिक होती है। तो गर्भ में वो लोग हाथ पैर हिलाना शुरू करें तो बाहर तो हिलाएंगे ही, बात करी गई है। अब यहाँ पे बात करेगी सोनटैग 1986 46 में क्या कहा उन्होंने, यह भी देखा गया है कि भूख में, पीड़ा में, आंतरिक कष्ट में या शिशु को जब कोई शारीरिक असुविधा होती है तब उसकी ये मैस एक्टिविटी बढ़ जाती है। तो उसको भूख लगी, हरकतें करना शुरू करता है, रोना चलना, ठीक है। अधिक प्रकाश, अधिक अंधेरा इस ले जाया जाए तो भी उसकी मास एक्टिविटी बढ़ जाती है। वातावरण के तापक्रम का प्रभाव भी बालक को इन क्रियाओं पर पड़ता है, परंतु तापक्रम में थोड़ा परिवर्तन शिशु की इन क्रियाओं को प्रभावित नहीं करता, ज्यादा प्रभावित नहीं करता टेम्परेचर का रोल, ठीक है। विशिष्ट क्रियाएं, स्पेसिफिक एक्टिविटी, ये क्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं। सहज क्रियाएं यानी कि रिफ्लेक्सेस, और इसके भी कुछ पॉइंट्स हैं। फिर कह सकते हैं सामान्यकृत अनुक्रियाएं यानी कि जनरलाइजेशन रेस्पॉन्स। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी सहज क्रियाएं की, ठीक है। ये वे क्रियाएं हैं जो शिशु विशिष्ट संवेदनात्मक उद्दीपकों के प्रति एक निश्चित ढंग से करता है। यदि संवेदनात्मक उद्दीपक बार बार उपस्थित किए जाएं या किए, ठीक है, तो भी ये क्रियाएं परिवर्तन नहीं होती। कुछ प्रमुख सहज क्रियाएं जो शिशु में पाई जाती हैं वे इस प्रकार है। कुछ नॉर्मल हर एक शिशु में पाई जाती है, उसका करिए कि पुतली के संबंध में सहज क्रिया यानी कि पुपलेरी रिफ्लेक्सेस। इसके द्वारा बालक आंख की सुरक्षा करता है, उसे अंधेरे से उजाले में ले जाया जाए या उजाले सहज क्रिया द्वारा अनुकूलन करता है। जन्म के लगभग 2 घंटे में ही यह सहज क्रिया दृष्टिगोचर होने लग जाती है। पांव के तलवे में संबंधित सहज क्रिया यानी कि बेबिनिस की रिफ्लेक्सेस, यह वह सहज क्रिया है जिसमें यदि बालक के पांव के तलवे में स्पर्श किया जाए तो वह पैर की उंगलियों को पखे के समान फैला देता है, यानी कि हंसना शुरू कर देता है, ठीक है। फैनिंग ऑफ द टोज, यह सहज क्रिया नवजात शिशु में ही देखी गई है। लगभग 6 महीने की आयु तक यह समाप्त हो जाती है। पेशियों
से संबंधित सहज क्रिया यानी कि टेंडन रिफ्लेक्सेस, यह वह सहज क्रिया है जिसमें यदि बालक की मांसपेशी को स्पर्श किया जाए तो मांसपेशी में आकुंचन होता हुआ दिखाई देता है। चूषण सहज क्रिया यानी कि शकिंग रिफ्लेक्शन, यानी कि शिशु के गालों या होठों यदि स्पर्श किया जाए तो शिशु होठों से चूसने का अनुकूलित प्रदर्शित करता है। फिफ्थ पॉइंट कह सकते हैं अन्य सहज क्रिया यानी अदर रिफ्लेक्सेस, यानी कि छींकना, श्वास लेना, ठीक है, हृदय धड़कना संबंधी, ठीक है, उदर संबंधी आदि सहज क्रियाएं भी नवजात शिशु में पाई जाती है। यानी कि जो हम लोग जिस तरीके से क्रिया करते हैं, छींकते हैं, खांसते हैं, सांस लेते हैं, ठीक है, हमारा हार्ट बीट धड़कती है, वही सारी चीजें उसके अंदर भी होती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सामान्यकृत अनुक्रिया यानी कि जनरलाइजेशन रेस्पॉन्सेस। ये वे अनुक्रियाएं हैं जिनमें शरीर के एक से अधिक भाग सम्मिलित होते हैं। जन्म के 2-3 दिन तक शिशु को आंखें भी खुल जाती हैं, वे कभी बंद हो जाती हैं। इसकी दोनों आंखों की क्रियाएं समन्वयकृत यानी कि कोऑर्डिनेट नहीं होती, दोनों आंखों से अलग अलग तरीके देखता है, ठीक है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह एक आंख से एक और दूसरी आंख से दूसरी ओर देख रहा है। पहले दिन प्रकाश की ओर बहुत थोड़ी देर देख सकता है। कई बार जन्म के समय शिशुओं की आंखों से आंसू निकलते भी देखे गए। इस प्रकार जन्म के समय लगभग 20 मिनट बाद शिशुओं को अपना अंगूठा से भी देखा गया है। जन्म के समय शिशु की अपना मुंह खोल लेता है तो कभी बंद कर लेता है। जन्म के कुछ दिनों तक बालक अपने सिर को बहुत थोड़ा घुमा सकता है। जन्म के कुछ दिनों बाद बालक को यदि बैठाया जाए तो बैठाने पर वह आगे की ओर गिरता है या कभी पीछे की ओर गिरता है, वही बात करेगी। वह बिना किसी उद्देश्य के हाथ की मुट्ठी खोलता है और इससे हाथ और पैरों में गति या जन्म के तुरंत बाद प्रारंभ हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें। अब बात करेंगे कृदंत यानी कि जब बच्चा रोता है। इस टॉपिक को हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो एक बार कैमरे को ऑन करते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि अभी हमने जो बात करी थी, ठीक है, तो जिसमें हमने काफी सारे नवजात शिशु के बारे में बहुत सारी चीजें देखी। अब जो क्राइम का बच्चा किस तरीके से रोता है, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसी के साथ गाइस, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, सारे सब इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, जल्दी से फॉलो कर लीजिए। लिंक सारी चीजों का डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखा है। देन पेड कोर्स ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं, बाकी इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। जो भी चीज़ें होंगी आपको वहाँ पे बता दी जाएंगी। तो जिसको भी कोर्स लेना है जल्दी से ले लीजिएगा, अदरवाइज लेट हो जाएंगे तो एडमिशन क्लोज हो जाएंगे, देन आपको नहीं मिलेगा। हाल ही या जल्दी आप एडमिशन लेते हैं तो कुछ % ऑफ भी आपको देखने को मिल जाएगा। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, लव यू टू माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर।